कहानी शुरू होती है जब क्रिस्टीन की आंख खुलती है। वह अपने बगल में एक अनजान से आदमी को सोता हुआ पाती है। वो घबरा कर उठती है, कुछ कपड़े उठाती है और सीधे बाथरूम चली जाती है। बाथरूम की एक दीवार पर उसकी और उस आदमी की कई तस्वीरें लगी हुई होती हैं। अपने हाथ में शादी की अंगूठी देखकर उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। वह धीमे कदमों से बाहर आती है। कमरे में वही आदमी बेनस बैठा होता है जो उसे बताता है कि दोनों की शादी को 14 साल हो चुके हैं और वो अब 40 साल की हो चुकी है। क्रिस्टीन तैयार होते समय सुनती है कि बेन के अनुसार 14 साल पहले उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में उसे ऐसी चोटें आईं कि उसकी याददाश्त एक दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाती। वो दिन भर में जितना सीखती है, सोते ही सब कुछ मिट जाता है और सुबह उठते ही उसे लगता है कि वह अपनी 20s में है। बेन उसे भरोसा दिलाता रहता है, लेकिन क्रिस्टीन की आंखों में डर साफ दिखता है। नाश्ता बनाते समय भी बेन उसके साथ बिताए पुराने दिनों और शादी की बातें करता रहता है। घर से निकलने से पहले बेन उसे एक लिस्ट दिखाता है जिसमें लिखा है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। एक नोट में लिखा होता है कि बैग पैक करो। बेन बताता है कि उनकी एनिवर्सरी पर वो उसे बाहर ले जाएगा। क्रिस्टीन अकेली बैठकर सब समझने की कोशिश कर रही होती है कि तभी फोन बजता है। फोन पर होता है डॉक्टर नैश, वो डॉक्टर जो क्रिस्टीन की याददाश्त पर गुप्त रूप से काम कर रहा है। वह बताता है कि शायद बेन को उसके इलाज के बारे में पता नहीं है। फिर वह कहता है कि अलमारी के पीछे रखे एक डिब्बे को ढूंढो। क्रिस्टीन डिब्बा खोलती है। अंदर एक छोटा कैमरा रखा होता है। डॉक्टर नैश उसे कैमरा चालू करने को कहता है। कैमरा ऑन होते ही क्रिस्टीन अपनी ही रिकॉर्ड की हुई पुरानी वीडियो देखती है जिसमें वह अपनी याददाश्त की समस्या के बारे में बता रही होती है। कुछ हफ्ते पहले की बात, क्रिस्टीन डॉक्टर नैश के साथ कार में होती है। नैश मानता है कि उनका तरीका थोड़ा अलग है। वह उसे घर से लेने आता है और बेन को इसका पता नहीं है। क्रिस्टीन डरी हुई और उलझन में रहती है। कार एक खाली पार्किंग में रुकती है। यहाँ नैश बताता है कि वह एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है और क्रिस्टीन जैसी दुर्लभ बीमारियों पर रिसर्च कर रहा है, इसलिए उसने इलाज मुफ्त में किया। ऑफिस जाते हुए वह बताता है कि क्रिस्टीन हर सुबह उसे भूल जाती है, फिर भी रोज इलाज जारी रखने के लिए तैयार हो जाती है। क्रिस्टीन कहती है कि बेन मनोवैज्ञानिक इलाज के खिलाफ है क्योंकि पहले की थेरेपी से वो टूट गई थी। ऑफिस में नैश उसे वही कैमरा देकर कहता है, हर दिन एक वीडियो डायरी बनाना, इससे सच छुपेगा नहीं। फिर वह असली बात बताता है। क्रिस्टीन की चोट किसी कार एक्सीडेंट में नहीं बल्कि एक हिंसक हमले में आई थी 10 साल पहले। उसके सिर पर कई जोरदार वार किए गए थे। क्रिस्टीन दंग रह जाती है क्योंकि बेन ने उसे कभी ये बात नहीं बताई। नैश उसे उस हमले की न्यूज कटिंग्स दिखाता है। क्रिस्टीन सोचती है, कोई उसे मारना क्यों चाहेगा? डॉक्टर कहता है, इसके जवाब सिर्फ तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं। वह उसे चेतावनी देता है कि कैमरे के बारे में बेन को मत बताना ताकि वह खुलकर अपनी सोच रिकॉर्ड कर सके। क्रिस्टीन चुपचाप मान जाती है। उस रात बेन गर्म कोको बना रहा होता है। क्रिस्टीन मौके का फायदा उठाकर बाथरूम में जाकर अपनी पहली वीडियो एंट्री बनाती है। बेन की आहट सुनकर वह जल्दी से कैमरा छुपा देती है और बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करती है। अगली सुबह सब फिर से पहले जैसा। क्रिस्टीन बेन के बगल में उठती है। बेन सोने का दिखावा करता है, फिर दोबारा वही रोज वाला चक्र शुरू। याददाश्त, उनकी जिंदगी, शादी। क्रिस्टीन के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है, जैसे उसे समझ नहीं आता कि पूरा दिन वह आखिर करती क्या है। बाद में डॉक्टर नैश के साथ कार में बैठी क्रिस्टीन अपनी ही वीडियो देख रही होती है। क्रिस्टीन कहती है कि अगर ये कैमरा न होता तो वो बेन की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती, जैसे उसका कार एक्सीडेंट वाला झूठ। अब उसे डर है, बेन और क्या छुपा रहा है। क्रिस्टीन पूछती है कि क्या उसका इलाज वाकई काम करेगा। नैश बताता है कि कभी कभी हादसे की जगह पर दोबारा जाने से यादें वापस आ जाती हैं, लेकिन वह क्रिस्टीन को इसलिए वहां ले जा रहा है ताकि उनके बीच भरोसा बने। वो एक वीरान इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचते हैं। वहां का केयर टेकर बताता है, मैंने तुम्हें यहीं पाया था, नंगी हालत में, सिर्फ एक चादर ओढ़े और पूरी तरह खून से लथपथ। क्रिस्टीन को तब भी कुछ याद नहीं आया था। कार में लौटते समय क्रिस्टीन पूछती है कि वह एयरपोर्ट के पास क्या कर रही थी। नैश कहता है कि एयरपोर्ट के पास कई होटल हैं, शायद वह किसी के साथ रिश्ते में थी। मेडिकल रिपोर्ट में भी हाल ही के शारीरिक संबंध की बात लिखी थी। क्रिस्टीन डॉक्टर से पूछती है कि क्या उसके साथ जबरदस्ती की गई थी, लेकिन नैश बताता है कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। क्रिस्टीन को यकीन नहीं होता कि वह कभी किसी को धोखा दे सकती है। बाद में बाथरूम में खुद को देखते हुए वह कहती है कि उसे सच्चाई याद करनी ही होगी, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसे बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात को जब वह नहाने जाती है, बेन भी उसके साथ शावर में आ जाता है और उसे प्यार करने लगता है। इसी दौरान क्रिस्टीन की आंखों के सामने एक धुंधली सी याद उभरती है, एक ऐसे आदमी की जिसकी जबड़े पर गहरी सी चोट का निशान है। फिर दोनों सो जाते हैं। सपने में क्रिस्टीन एक होटल रूम देखती है और फिर वही हिंसक हमला। अगले दिन डॉक्टर नैश उसके कई टेस्ट कर रहा होता है। वह क्रिस्टीन को कुछ तस्वीरें दिखाता है और उनसे पहचानने के लिए कहता है।
है। तस्वीरें देखते ही क्रिस्टीन बेचैन हो जाती है और एमआरआई का पैनिक बटन दबा देती है। बाद में वेटिंग रूम में नैश बताता है कि कुछ तस्वीरें रैंडम थीं और कुछ उसकी फाइल से ली गई थी। एक तस्वीर पर क्रिस्टीन की दिमागी प्रतिक्रिया काफी अलग थी। तस्वीर में जिस औरत का चेहरा था उस पर क्लेयर लिखा था, लेकिन क्रिस्टीन उसे पहचान नहीं पाती। रात के खाने के दौरान क्रिस्टीन बेन से क्लेयर के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि वह उसे नहीं जानता और यह क्यों पूछ रही है। क्रिस्टीन बताती है कि उसे क्लेयर की याद आई है। बेन अचानक ज्यादा उत्सुक हो जाता है कि क्रिस्टीन को कितना याद है। क्रिस्टीन तस्वीर से जुड़े कुछ विवरण बताती है और बेन कहता है कि यह पहली बार नहीं है। क्रिस्टीन इससे पहले भी क्लेयर को याद कर चुकी है। बेन बताता है कि क्लेयर और क्रिस्टीन कभी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन क्लेयर कहीं और चली गई थी, इसलिए अब यह बात मायने नहीं रखती। क्रिस्टीन को लगता है कि यह बहुत मायने रखता है। बेन अपने स्टडी रूम से एक बॉक्स लाता है जिसमें क्रिस्टीन और क्लेयर की पुरानी तस्वीरें होती हैं। क्रिस्टीन पूछती है कि वह इन तस्वीरों को छिपाता क्यों है। बेन कहता है कि वह उसे बचाना चाहता था क्योंकि क्लेयर उसकी हालत सहन नहीं कर पाई थी और दूर चली गई थी। क्रिस्टीन नाराज होकर कहती है, अगर तुम चीजें छुपाओगे तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। बेन कहता है कि वह हर चीज संभाल सकता है, उसे सिर्फ उसकी सुरक्षा चाहिए। बाद में क्रिस्टीन अपनी वीडियो डायरी में रिकॉर्ड करती है कि बेन उसे क्लेयर से जुड़े सच से दूर रख रहा है और वह बेन पर भरोसा नहीं कर सकती। अगली सुबह डॉक्टर नैश उसे फिर कॉल करता है और सब कुछ उसे दोबारा समझाता है। क्रिस्टीन अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें लिखा होता है, बेन पर भरोसा मत करो। वह वीडियो को झूम करती है और देखती है कि जो तस्वीरें कल तक बाथरूम में लगी थीं, आज गायब हैं। क्रिस्टीन गुस्से में बेन के स्टडी में खोज शुरू करती है। उसे एक चाबी मिलती है जिससे वही पुरानी तस्वीरों वाला बॉक्स खुलता है। तस्वीरें पलटते हुए उसे क्लेयर की वह याद आती है जब क्लेयर ने उसे बताया था कि वह प्रेग्नेंट है। क्रिस्टीन तुरंत बाथरूम की तस्वीरें और एल्बम चेक करती है, लेकिन कहीं भी किसी बच्चे का जिक्र नहीं होता। वह अपने पेट पर नजर डालती है, स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं और उसे अपने बेटे की एक हल्की याद आती है। क्रिस्टीन तुरंत बेन को कॉल करती है और बच्चे के बारे में पूछती है। बेन तुरंत घर पहुंच जाता है। क्रिस्टीन टूट चुकी है, वह जानना चाहती है कि उनका बच्चा कहाँ है। बेन उसे गले लगाकर बताता है उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। घर के अंदर बेन बताता है कि उनका बेटा एडम नॉवेन जन्मदिन से पहले ही मेनिंजाइटिस की वजह से मर गया था। फिर बेन एक और बॉक्स लाता है जिसे वह हमेशा छुपा कर रखता था ताकि क्रिस्टीन अकेले में इसे देखकर टूट न जाए। वह एडम की बेबी फोटो क्रिस्टीन को दिखाता है। क्रिस्टीन उन तस्वीरों को देखते हुए रो पड़ती है, लेकिन उसे वह बच्चा याद नहीं आता। वह एडम का जन्म प्रमाण पत्र और उसकी लिखावट में लिखा एक नोट देखती है। बेन फिर तस्वीरें वापस ले लेता है। क्रिस्टीन रात में एक और वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह कहती है कि बेन ने यह गम कई बार झेला है, लेकिन उसके लिए यह दर्द हर दिन नया होता है और हर दिन फिर से लौट कर आएगा। क्रिस्टीन को फिर एक डरावना सपना आता है, उस आदमी के बारे में जिसके चेहरे पर चोट का निशान है और उस खौफनाक हमले के बारे में। डरकर जागने के बाद वह एडम से जुड़ी अपनी रिकॉर्डिंग देखती है और रो देती है। क्रिस्टीन बाथरूम की फोटो दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है। अब वह सच जानना चाहती है। डॉक्टर नैश से मिलने पर वह पूछती है कि क्या उसे उनके बेटे के बारे में पहले भी बताया गया था। नैश कहता है, हाँ, कई बार बात हुई है। क्रिस्टीन कहती है, शायद सब कुछ जानना उसके लिए अच्छा नहीं है। वह कहती है, क्या हम बस ऐसे ही कुछ देर बैठ सकते हैं। फिर पूछती है, क्या मुझे बेन को थेरेपी के बारे में बता देना चाहिए। उस रात क्रिस्टीन और बेन फिर एडम के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टीन पूछती है, क्या वह पहले एक अच्छी माँ थी। बेन कहता है, हाँ, तुम उसे बहुत प्यार करती थी। क्रिस्टीन को अपने बेटे की एक छोटी सी याद फिर उभरती है। वह कहती है कि वह समझती है कि बेन को हर दिन यह दर्द झेलना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन वह उससे कहती है, मुझसे हमारे बेटे के बारे में दोबारा कुछ मत छुपाना। बेन उसे माफी मांगता है। रात को क्रिस्टीन को फिर एक बुरा सपना आता है। क्रिस्टीन सपने में खुद को एक होटल में पाती है जहां उसे अपने बेटे एडम की झलक दिखाई देती है। कमरे में एक कागज मिलता है जिस पर माइक लिखा होता है और इसी के साथ उसके दिमाग में फिर वही दाढ़ी वाले, चेहरे पर निशान वाले आदमी की याद लौट आती है। कुछ हिस्से उसे हमले के भी याद आते हैं। तभी क्रिस्टीन नींद से जागती है और हमेशा की तरह फिर सब भूल चुकी होती है। अब वह डॉक्टर नश के साथ कार में बैठी कहीं जा रही है। गाड़ी रुकते ही क्रिस्टीन घबरा कर बताती है कि उसे याद आ रहा है, उसे चोट पहुंचाने वाला आदमी माइक ही था। डॉक्टर उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह उसके पास झुकता है, क्रिस्टीन उसकी पहचान नोटिस करती है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यह वही माइक है जिसने उसे होटल में मारा था। वह तुरंत कार से भागती है। माइक अपनी कार के पीछे से एक इंजेक्शन उठाता है और लंबे पुल पर उसका पीछा करता हुआ उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद क्रिस्टीन अपने घर के सोफे पर बैठी होती है जब उसका फोन बजता है। नश की होती है। वह कहता है कि उसने उसे सिर्फ शांत करने के लिए दवा दी थी, सुलाने के लिए नहीं। क्रिस्टीन के दिमाग में सब याद आने लगता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि वह डर और उलझन में उसे लेकर झूठी धारणाएं बना रही थी और उन डरावनी यादों का बोझ उसी पर डाल रही थी।
फोन काटने से पहले वह यह भी कहता है कि उसने बेन के बारे में एक अहम बात पता की है जिसे वह उसे सिर्फ आमने सामने बता सकता है। थोड़ा देर बाद बेन घर आता है और दोनों साथ खाना खाते हैं। वह पूछता है कि जब उसने कॉल किया था तो क्रिस्टीन किससे बात कर रही थी। क्रिस्टीन झूठ बोल देती है कि वह उसी को कॉल कर रही थी। अगली सुबह क्रिस्टीन डॉक्टर की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जिसमें वह समझा रहा है कि क्रिस्टीन जैसे कमजोर मरीज कई बार अपने मनोचिकित्सक के प्रति भावनाएं विकसित कर लेते हैं, लेकिन असली समस्या तब होती है जब डॉक्टर ही मरीज के प्रति कुछ महसूस करने लगे जो बिल्कुल गैर पेशेवर है। क्रिस्टीन को लगता है कि वह ही उसकी आखिरी उम्मीद है और वह ठीक हो रही है, लेकिन नैश उसे बताता है कि वह अब उसे एक दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा। उसे लगता है कि क्रिस्टीन का इलाज जारी रखना उसके लिए नैतिक रूप से गलत होगा, मगर वह यह भी कहता है कि क्रिस्टीन ने बहुत प्रगति की है क्योंकि आज सुबह उसने उसे कॉल करने से पहले खुद रिकॉर्डिंग देखने की बात याद रखी। फिर वह बताता है कि बेन ने क्रिस्टीन को पागलखाने से निकालकर एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कराया था। नैश ये बात उस प्रशासक से जान पाया जिसने यह भी बताया कि क्रिस्टीन की दोस्त क्लेयर कई दिनों से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वही उसे क्लेयर का नंबर देता है। प्रशासक ने उसे यह भी बताया कि बेन ने क्रिस्टीन को 4 साल पहले तलाक दे दिया था। क्रिस्टीन क्लेयर को कॉल करके मैसेज छोड़ती है कि उसे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। इसके बाद वह बेन के ऑफिस पहुंचती है। क्रिस्टीन पूछती है कि क्या वे वाकई तलाकशुदा हैं। ये सुनकर बेन गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्रिस्टीन सच्चाई जानने पर अड़ी रहती है। आखिरकार बेन बताता है कि उनके बेटे की मौत ने उनकी शादी तोड़ दी थी। पहले वह क्रिस्टीन को छोड़कर चला गया था, फिर वापस लौटा और अब कभी नहीं जाएगा। उसी दिन क्लेयर क्रिस्टीन को वापस कॉल करती है। फोन पर क्रिस्टीन को उसकी थोड़ी थोड़ी याद आती है। क्लेयर बताती है कि वह लगातार नर्सिंग होम में क्रिस्टीन के बारे में पूछती रही, लेकिन कभी संपर्क नहीं हो पाया। वह कहती है कि उसे क्रिस्टीन की बहुत याद आती है और वह उससे मिलना चाहती है। दोनों 1 घंटे बाद एक ऑब्जर्वेटरी में मिलने का तय करते हैं। क्रिस्टीन वहां पहुंचकर बेंच पर इंतजार करती है। क्लेयर को देखते ही उसे उसके चेहरे से पूरी याद लौट आती है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। सालों की दूरी मिट जाती है। क्रिस्टीन पूछती है कि क्या वह पहले एक अच्छी माँ थी। क्लेयर मुस्कुराकर कहती है कि वह बहुत अच्छी माँ थी और बेन भी अच्छा पिता था। फिर क्रिस्टीन पूछती है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक लेते हैं और क्लेयर बताती है कि क्रिस्टीन किसी से अफेयर कर रही थी। उसने सिर्फ इतना बताया था, नाम नहीं। क्लेयर शर्मिंदा होकर कहती है कि उसने यह बात बेन को बता दी थी क्योंकि क्रिस्टीन पहले ही इसे पुलिस को बता चुकी थी। क्रिस्टीन को लगता है कि यही वजह है कि बेन उससे कुछ नहीं कहता। क्लेयर यह भी बताती है कि क्रिस्टीन के हादसे के बाद उसने बेन की मदद की और वे दोनों साथ काफी समय बिताने लगे, यहाँ तक कि उनके बीच संबंध भी बन गए। इसी वजह से क्लेयर क्रिस्टीन से दूर हो गई थी। क्रिस्टीन के जाने से पहले क्लेयर उसे एक चिट्ठी देती है जो बेन ने उसी के लिए छोड़ी थी, इस शर्त पर कि क्रिस्टीन कभी ठीक होकर उसे पढ़ सके। चिट्ठी में बेन ने लिखा होता है कि उसने उसे छोड़ने का सबसे बड़ा कारण उनका बेटा था। एडम अपनी माँ को उस हालत में देखकर टूट रहा था। क्रिस्टीन चिट्ठी पढ़ ही रही होती है कि बेन घर पहुंच जाता है। बाद में वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह बेन से कहती है कि जब तक वह यह वीडियो देखेगा उसे सब पता चल चुका होगा और वह उससे सिर्फ प्यार करती है। थोड़ी देर बाद वह वही वीडियो बेन को दिखाती है और पूरी बात बताती है, डॉक्टर नैश के बारे में, पिछले कुछ हफ्तों में हुई सारी घटनाओं के बारे में। बेन गुस्सा हो जाता है कि क्रिस्टीन ने उससे यह सब छुपाया और जब क्रिस्टीन कहती है कि वह उसे माफ कर देती है और अब भी उससे प्यार करती है, बेन उसे जोर से मार देता है। डरी हुई क्रिस्टीन तुरंत क्लेयर को कॉल करती है और उसे बताती है कि बेन ने उसके साथ क्या किया। क्लेयर कहती है कि वह बेन से बात करेगी और क्रिस्टीन को कॉल करके तुरंत बताएगी। क्रिस्टीन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है जिसमें वह बताती है कि किसी ने उस पर हाथ उठाया था। तभी क्लेयर का फोन आता है और वह उसे समझाती है कि बेन पिछले 4 साल से अकेला रह रहा है और उससे मिला भी नहीं है। क्लेयर उससे बेन का हुलिया पूछती है, लेकिन दोनों के बताए हुए बेन की तस्वीरें बिल्कुल अलग होती हैं। क्लेयर बताती है कि असली बेन के चेहरे पर एक गहरा निशान है। यह सुनते ही क्रिस्टीन के मन में पुरानी यादें चमक उठती हैं। वह तुरंत बाथरूम में जाकर तस्वीरें देखती है, पर किसी भी तस्वीर में कोई निशान नहीं मिलता। तब क्लेयर साफ साफ कह देती है कि जिसके साथ क्रिस्टीन रह रही है वह बेन है ही नहीं। धीरे धीरे क्रिस्टीन महसूस करती है कि घर की सारी तस्वीरें किसी ने बदल कर लगा दी हैं। हर फोटो में कुछ न कुछ छेड़छाड़ की गई है। उसे अपने हमले की यादें वापस आने लगती हैं और वह क्लेयर से मदद मांगती है, लेकिन उसे अपना पता भी याद नहीं। क्लेयर उसे कहती है कि किसी तरह पता निकालो। इसी बीच वह आदमी जिसे क्रिस्टीन अब तक बेन समझ रही थी, दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है। क्रिस्टीन को एक तेज फ्लैशबैक आता है और जब वह दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। क्रिस्टीन सीढ़ियां उतरकर मुख्य दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है, पर वह बंद मिलता है। पीछे वाले दरवाजे की चाबी उसे मिल जाती है और जैसे ही वह घर से बाहर कदम रखती है, वही व्यक्ति अचानक पीछे से उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह क्रिस्टीन अपनी ही बिस्तर पर आंखें खोलती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बाथरूम में वही बदली हुई तस्वीरें लगी होती हैं और वह आदमी कमरे में बैठा फिर से अपना परिचय देता है।
जैसे ही वह आदमी बाहर जाता है, डॉक्टर नैश का फोन आता है। वह कहता है कि कैमरा ढूंढो। क्रिस्टीन कैमरा चलाती है, लेकिन उसमें उसे सिर्फ वह वीडियो मिलता है जिसमें वह बेन से प्यार जताती है। तभी उसकी नजर अपने गाल के चोट के निशान पर पड़ती है। अचानक फोन बजता है। इस बार बेन का कॉल होता है। उसके पास क्रिस्टीन का मोबाइल होता है और क्लेयर उसी फोन पर बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है। बेन उसे याद दिलाता है कि उन्हें अपनी सालगिरह के लिए सामान पैक करना है। क्रिस्टीन डर के बावजूद उसे आई लव यू कहकर फोन काट देती है। उधर डॉक्टर नैश क्रिस्टीन से संपर्क नहीं कर पाता और तभी उसकी मुलाकात रिसेप्शन पर बेन से हो जाती है। बेन उसे साफ चेतावनी देता है कि क्रिस्टीन से दूर रहो। रात में वह क्रिस्टीन को एक होटल लेकर जाता है, हवाई अड्डे के पास। क्रिस्टीन पूछती है कि क्या आज उनकी शादी की सालगिरह है, लेकिन वह कहता है कि यह एक अलग तरह की सालगिरह है जिसे क्रिस्टीन को याद रखना होगा। वह उसे शैंपेन देता है और कहता है कि उसे अपने हमले की असली सच्चाई याद करनी होगी। तभी क्रिस्टीन के दिमाग में एक भयानक सच उभरता है। ये बेन नहीं बल्कि माइक है, वही माइक जिसने उस पर हमला किया था। क्रिस्टीन घबराकर पूछती है कि असली बेन कहाँ है। माइक बताता है कि क्रिस्टीन का पति उसे छोड़कर चला गया था और उसने ही क्रिस्टीन को झूठे कागजों से नर्सिंग होम से बाहर निकाला था। अब वह झूठ बोल बोल कर थक चुका है और चाहता है कि क्रिस्टीन सब कुछ याद करे। क्रिस्टीन को पूरा हमला याद आने लगता है, कैसे माइक ने उसे धमकाया, मारा और बेहोश कर दिया था। वह डर के मारे कांपने लगती है। माइक उससे कहता है कि उसे अपने के पर पछतावा है, पर वह क्रिस्टीन को छोड़ नहीं सकता। जब क्रिस्टीन उससे दूर जाने की कोशिश करती है, माइक फिर से उस पर हमला कर देता है। वह कहता है कि या तो दोनों यहाँ से साथ निकलेंगे या फिर कोई भी नहीं जाएगा। वह क्रिस्टीन के कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग मिटा देता है और उसकी तरफ देखकर कहता है कि अब वह पूरी तरह आजाद है। फिर वह क्रिस्टीन को मजबूर करता है कि वह उसे चूमे। क्रिस्टीन डर के कारण ऐसा करती है। माइक कहता है कि असली बेन और एडम उसे भूल चुके हैं, इसलिए उसे भी उन्हें भूल जाना चाहिए। लेकिन अचानक क्रिस्टीन को याद आता है कि एडम जिंदा है। माइक फिर से उस पर हमला कर देता है। क्रिस्टीन पूरी ताकत से लड़ती है, पर माइक उसे पछाड़ देता है और उसका गला दबाने लगता है। क्रिस्टीन किसी तरह पास पड़ा चाकू पकड़ लेती है और माइक को वार करती है। वह भागने की कोशिश करती है, पर माइक उसे दोबारा पकड़ लेता है। आखिरकार क्रिस्टीन उसे बेहोश कर देती है, कमरे से बाहर निकलती है और होटल का फायर अलार्म बजा देती है। पल भर में पुलिस और एम्बुलेंस होटल को घेर लेते हैं। क्रिस्टीन पीछे की तरफ एक एम्बुलेंस में बैठी अपने फोन पर एक नया वीडियो बनाती है, जिसमें वह अपने साथ हुई पूरी घटना बताती है। कुछ समय बाद डॉक्टर नैश अस्पताल में उसके कमरे में आता है और कहता है कि वह अब उसके डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह उसके साथ है। क्लेयर उसे घर ले जाएगी और उसकी देखभाल करेगी। क्रिस्टीन को क्लेयर याद आ जाती है। नैश बताता है कि माइक लंबे समय के लिए जेल जाने वाला है। फिर वह कहता है कि कोई क्रिस्टीन से मिलने आया है, शायद उसके इलाज में एक बड़ी मदद साबित हो सकता है। दरवाजा खुलता है और असली बेन, उसका पूर्व पति, अंदर आता है। बेन उसकी तरफ बढ़कर कहता है कि अगर उसे पता होता कि क्रिस्टीन खतरे में है तो वह उससे कभी दूर नहीं होता। वह उसे एडम के बारे में बताता है कि दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर बेन बाहर जाता है और छोटा एडम कमरे में प्रवेश करता है। वह अपनी माँ की ओर बढ़ता है। वह छोटा लड़का धीरे धीरे क्रिस्टीन के पास आता है। वह मुस्कुराकर अपना नाम बताता है और तभी क्रिस्टीन के मन में एक धुंधली सी याद जगमगाने लगती है। एक जुमला, एक नर्म सी बात जो वह अपने बेटे से बचपन में हमेशा कहा करती थी। कुछ पल के भीतर उस याद का पूरा दृश्य उसके सामने साफ हो जाता है। वह पहचान जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी, दर्द और खुशी तीनों एक साथ उभर आते हैं और तब क्रिस्टीन उसे अपने पास खींचकर कसकर गले लगा लेती है। उसकी आंखों से बहते आंसू बताते हैं कि सालों की भूली हुई मोहब्बत आखिरकार अपनी जगह वापस पा गई है। उसके होंठों से कांपती हुई आवाज निकलती है, तुम मेरे एडम हो, मेरा बच्चा। एडम भी उसे जोर से पकड़ लेता है, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो।